चलो फिर हमने कल कितना पढ़ लिया था। हमने कल कुछ क्वेश्चंस करे थे। आज एक क्वेश्चन करेंगे जो कि क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, इसको जरा करो। देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, फोर्स वेलोसिटी एंड टाइम टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटी, देन व्हाट वुड बी फॉर्मूला ऑफ वर्क। वर्क का फॉर्मूला पूछा है कि वर्क का फॉर्मूला क्या होगा। याद है कैसे कर रहे थे हम इन क्वेश्चंस को। लेट कर लेते हैं कि जो वर्क होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स की पावर ए पर, वेलोसिटी की पावर बी पर और टाइम की पावर सी पर। इस तरीके से कर रहे थे। जरा करो इसको सोल्व तो मुझे बताओ क्या आएगा इसका फॉर्मूला। इसलिए एफ फोर्स है। एफ फोर्स है, हाँ इसमें लिखा हुआ है ना ऊपर भी। मैंने इनकी डायमेंशंस लिख दी है साइड में। वर्क की क्या होती है, फोर्स की क्या होती है, वेलोसिटी, टाइम। देखो दोनों तरफ डायमेंशन रखेंगे। वर्क की डायमेंशन क्या हो जाएगी, ml2 t-2 ml2 t-2। फोर्स की हो जाएगी ml t-2। वेलो इसकी पावर ए, वेलोसिटी की क्या हो जाएगी lt-1, इसकी पावर बी और टाइम की क्या हो जाएगी टी, इसकी पावर सी। ml2 t-2। इधर जरा इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो m की पावर तो a आ जाएगा, l की पावर कितना हो जाएगा, देखो l की पावर इधर तो a है, इधर b है, तो क्या हो जाएगा टोटल l की पावर a प्लस b। ओके, और t की पावर क्या हो जाएगा, देखो इधर तो है -2 और a में मल्टीप्लाई करेंगे -2a। इधर कितना है -1 की b में करेंगे तो -b और इधर कितना है c। ये हो जाएगी t की पावर। अब इतना समझ में आया। अब पावर को कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग पावर्स। इसी का क्वेश्चन करे थे द्वारा, वो वाले नहीं। देखो तो भैया आज भैया स्कूल में कराए थे वही क्वेश्चन। अच्छा हो गए थे, चलो। और क्या ना, अगर तुमने खड़ा करके पूछा था हाँ तो कल देखे आंसर बता दिया था। चलो बहुत अच्छे। अब पावर को कंपेयर करेंगे तो इधर m की पावर कितनी है 1 और इधर m की पावर है a, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ठीक है। अब इधर l की पावर को कंपेयर करेंगे तो इधर l की पावर है 2 और इधर l की पावर है a प्लस b, तो a प्लस b की वैल्यू हो जाएगी 2। यहां से हम a की वैल्यू रखेंगे 1 जो पहले हम निकाल चुके हैं, प्लस b इक्वल्स टू 2, तो b की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितना हो जाएगा 2 - 1 या फिर b की वैल्यू आई 1। ओके, अब इधर t की पावर को कंपेयर करेंगे तो इधर t की पावर कितनी है -2 है, माइनस बी प्लस सी इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगी, इधर t की पावर कितनी है -2। जरा वैल्यू पुट करो, देखो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू हम 1 निकाल चुके हैं,
तो -2 हो जाएगा, -2 इंटू 1 हो जाएगा, माइनस बी की वैल्यू b1 निकाल चुके हैं, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस सी इक्वल्स टू -2, -2 -1 -3 प्लस सी इक्वल्स टू -2। तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2 + 3, या फिर हम c की वैल्यू बोल सकते हैं कितनी, 1। हमें यहाँ पे a की वैल्यू भी 1 मिली, b की वैल्यू भी 1 मिली और c की वैल्यू भी 1 मिली। हमने क्या लिखा था कि जो वर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स की पावर a के, और क्या क्या था इसमें, f, v और t, v की पावर b और t की पावर c, तीनों की वैल्यू पुट करोगे तो जो वर्क आएगा वो कितना आएगा, f की पावर a, b, t। ये हो जाएगा वर्क का फॉर्मूला, या फिर इसको हम लिख सकते हैं W = k v × t। k यहाँ पे कांस्टेंट है ना, यहाँ पे जो k की वैल्यू होती है वो 1 ही होती है, इसमें कांस्टेंट k की वैल्यू 1 ही होती है, वो छोड़ दो अभी, तो इतना फॉर्मूला हमें ड्राइव करना है। समझ में आया ही किस तरीके से किया हमने। चलो फिर दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड द फॉर्मूला of mass in terms of force, length and time। force, length and time। मास का फॉर्मूला फाइंड करना है फोर्स, लेंथ और टाइम की टर्म्स में। करो इसको। मास की जो डायमेंशन होती है वो m होती है, फोर्स की डायमेंशन कितनी होती है, mlt - 2, लेंथ की जो डायमेंशन होती है वो l होती है, और जो टाइम की डायमेंशन होती है वो t होती है। करो जरा इसको सोल्व। इसी का इनका क्या रहा, क्या बोलते हैं इनका, वर्णित और तारण का बोल रहे कुछ नहीं। हाँ बोल तो रहे थे, तो मैं अपने आप बात करूंगा। अच्छा, अभी तक तो उन्होंने कुछ बताया नहीं। आज चलो पूछूंगी। पूछ लेना, चलो इसको करो। बंद कर दे। चलो इसको कराते हैं। देखो हम लेट कर लेंगे कि जो मास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स की पावर a पर, लेंथ की पावर b पर और टाइम की पावर c पर। चलो दोनों तरफ डायमेंशंस रखते हैं इसकी। तो मास की डायमेंशन कितनी हो जाएगी, m, फोर्स की डायमेंशन कितनी हो जाएगी, mlt - 2 की पावर a, लेंथ की l की पावर b और टाइम की t की पावर c। अच्छा, इधर हम इसकी पूरी डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना चाहें मास का तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, m l0 t0, क्योंकि इधर ओनली m है तो बाकी पूरा डायमेंशनल फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हैं हम। चलो इसको देखते हैं, इधर m की पावर a हो जाएगा, l की पावर कितना होगा, देखो a यहाँ पर है और b यहाँ पर है, तो l की पावर कितना हो जाएगा, a + b, और t की पावर कितना हो जाएगा, -2a +
प्लस बी। चलो अब पावर को कंपेयर करते हैं। पावर को कंपेयर करेंगे तो यहाँ m की पावर कितनी है 1 और इधर m की पावर है a, तो a की वैल्यू आ गई यहाँ पर 1। ठीक है, यहाँ l की पावर 0 है और यहाँ l की पावर कितनी है a प्लस बी, तो a प्लस बी किसके बराबर होगा 0 के। हमने a की वैल्यू निकाली है 1, तो रख देते हैं। 1 उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा माइनस का। ठीक, अब इधर t की पावर को कंपेयर करते हैं। इधर t की पावर कितनी है -2 है प्लस c और इधर t की पावर है 0। अच्छा, a की वैल्यू हमने निकाली हुई है, a की वैल्यू 1 है तो 1 पुट करते हैं, -2 इंटू 1 प्लस c इक्वल्स टू 0, या फिर -2 उधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। यहाँ से जो वैल्यू निकली a की 1, b की -1 और c की 2, a की निकली 1, b की -1 और c की 2। क्या लिखा था हमने, जो मास है वो f की पावर a, l की पावर b और t की पावर c। f की पावर a, l की पावर b और t की पावर c पर डिपेंड है। तो यहाँ से फॉर्मूला बनेगा f की पावर तो 1 हो जाएगा a की वैल्यू, l की पावर -1 हो जाएगा और t की पावर 2 हो जाएगा। देखो l की पावर -1 है, इसको नीचे भेज देंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा f इंटू टी स्क्वायर, ये हो गया फॉर्मूला। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं m इक्वल्स टू k एफ टी स्क्वायर अपॉन l। अरे समझ में आने शुरू हुए ये क्वेश्चन, तो इस तरीके से हम इनको कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी करा दिया, ये करा दिया, ये भी करा दिया हमने। चलो एक फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं और वो बताना है कि क्या वो फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। याद है ना कॉन्सेप्ट, कैसे करते हैं डायमेंशनली करेक्ट, कैसे चेक करते हैं। दोनों तरफ की डायमेंशन निकालते हैं और देखते हैं कि वो दोनों डायमेंशन इक्वल हैं या नहीं। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी का साइन होता है जो मैंने इस तरीके से वी की तरह बनाया है, इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन क्या होती है, -t। यहाँ पे ये जो है फ्रीक्वेंसी 1/2 पाई तो कांस्टेंट है, m है यहाँ पर मास, g है यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और I है यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की तुमने डायमेंशन देखी है, निकाली होगी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की निकाली है डायमेंशन, नहीं जो मोमेंटम जो थे वो नहीं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की पूछी है डायमेंशन, नहीं निकाली। क्यों नहीं निकाली, मैंने तो निकलवाई थी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला भी नहीं पता। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है I इक्वल्स टू mr स्क्वायर। m है यहाँ पर मास, तो मास की हो जाएगी क्या m, और r है यहाँ पर रेडियस, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की हो जाएगी ml स्क्वायर। सही है। बाकी फ्रीक्वेंसी की पता है, फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन कितनी हो जाएगी, t-1। मास की डायमेंशन कितनी हो जाएगी m,
और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की कितनी हो जाएगी, एल टी माइनस, एल लेंथ है, एल यहाँ पर लेंथ है, हाँ एल लिखा नहीं है ना, एल है लेंथ। इसको जरा वेरीफाई करो क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। देखो एलएचएस की डायमेंशन तो हमने निकाल ली यहाँ पर, टी की पावर -1। अब देखो आरएचएस को सोल्व करते हैं। 1/2 पाई की ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, इसकी तो कोई भी डायमेंशन नहीं होगी, सही है। चलो अंडर रूट में बाकी सबकी डायमेंशन रखना शुरू करते हैं। एम की डायमेंशन कितनी हो जाएगी, मास है तो एम हो जाएगी। जी की कितनी हो जाएगी, एल टी -2, और एल की कितनी हो जाएगी, एल अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कितनी हो जाएगी, एम एम एल टी, सही है। देखो जरा इसको अगर सोल्व करेंगे तो ऊपर कितना बनेगा, ऊपर बनेगा एम, देखो एक एल ये रहा, एल की पावर 1, एक एल की पावर 1 ये रहा, तो क्या बन जाएगा L2, और क्या बचा टी की पावर -2। नीचे क्या बन रहा है, एम, देखो एम से तो एम कट जाएगा और एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या बचेगा इसके अंदर, अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा, टी की पावर -2। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, और इसकी होल पावर 1/2, क्योंकि अंडर रूट को हम 1/2 लिख सकते हैं, इस 2 से ये 2 कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा ओवरऑल, टी की पावर आ गया। एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, तो हम बोल सकते हैं कि ये डायमेंशनली करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन जो हमें चेक करना है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, ये हमको चेक करना है। हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल्स टू एम जी एच। यहाँ पे जो m है वो है मास, जो v है वो है वेलोसिटी, और जो h है वो है हाइट। ये चेक करना है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। मास की डायमेंशन क्या होती है, m, वेलोसिटी की क्या होती है, Lt-1, और हाइट की डायमेंशन, हाइट लेंथ में ही मेजर करते हैं तो इसकी डायमेंशन होती है l। इसको चेक करो। और हाँ जी, इसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये भी लिख लो। और जिसकी डायमेंशन कितनी होती है, Lt-2। चेक करो फिर मैं कराता हूँ।
देखो एलएचएस की डायमेंशंस लिखेंगे तो 1/2 तो है कांस्टेंट, इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होगी। ये मास है, मास की डायमेंशन कितनी हो जाएगी m, और ये वेलोसिटी है तो वेलोसिटी की कितनी हो जाएगी LT-1, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देते हैं। और फाइनल ओवरऑल डायमेंशन कितनी हो जाएगी इसकी m, l का स्क्वायर और t की पावर -2। समझ में आया? ये किसकी डायमेंशन होती है? एनर्जी की होती है ये डायमेंशन, पढ़ी है नहीं? एनर्जी हो या वर्क हो। अब आरएचएस में चेक करते हैं, आरएचएस में क्या गिवन है, एम जी एच। एम की क्या हो जाएगी मास, जी की क्या हो जाएगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी LT-2, और ये क्या हो जाएगी हाइट की एल। इसको लिखेंगे सही से तो एम, यहाँ पे एक एल ये रहा, एल ये रहा, तो एल की पावर कितनी हो जाएगी 2 और टी की पावर -2। एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस है तो हम बोल सकते हैं डायमेंशनली करेक्ट है। चलो वेरी गुड। अगला क्वेश्चन भी चेक करना है कि डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। क्वेश्चन दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1/12 √T/m। यह फ्रीक्वेंसी, एल है लेंथ, टी है टेंशन। अभी टेंशन क्या होती है, मैंने डायमेंशन फॉर्मूला निकलवाया टेंशन का, या नहीं निकलवाया, एम ए मास। टेंशन भी ना फोर्स होता है एक, जब हम किसी रस्सी को खींचते हैं ना, जब हम किसी रस्सी को खींचते हैं तो रस्सी में जो एक खिंचाव आता है ना, उसी को बोलते हैं हम टेंशन। तो ये फोर्स होता है, और टेंशन की डायमेंशन भी वही होगी जो फोर्स की होती है, ML-T-2। सही है। बाकी सबकी डायमेंशन तो पता होगी, v की डायमेंशन T-1, और l की डायमेंशन लेंथ है तो l ही हो जाएगी, मास की डायमेंशन m हो जाएगी। चेक करो इसको, डायमेंशनली करेक्ट क्या? हाँ क्या? टेंशन और सरफेस टेंशन अलग होता है। हाँ टेंशन और सरफेस टेंशन अलग होता है। जो सरफेस टेंशन होता है वो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है।
देखो इसको करते हैं सोल्व। एलएचएस की तो डायमेंशन हमने लिख ली है यहाँ पे t-1, आरएचएस को लिख लिया है। अब इसकी डायमेंशन पुट करते हैं। देखो 2 की तो कोई डायमेंशन नहीं होगी, लेकिन नीचे इस l की डायमेंशन होगी क्या, l। चलो अंडर रूट में जो ऊपर t है इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, mlt-2, और नीचे m की डायमेंशन हो जाएगी m। सही है। चलो इसको सोल्व करते हैं। 1/l, देखो ये m से m कट जाएगा इधर, ये क्या बचेगा इसके अंदर, lt-2। तो यहां से जब इसको सोल्व करेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ऊपर देखो l के ऊपर अंडर रूट है, तो l की पावर 1/2 लगा दो, और t की पावर -2 है ना, t की पावर -2, और उसके ऊपर अंडर रूट, तो अंडर रूट ऐसे लिख सकते हैं, तो ये कट जाएगा। तो ओवरऑल क्या बचेगी, t की पावर -1, तो t की पावर -1 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा l, नीचे l की पावर 1 है, ऊपर l की पावर -1/2 है, तो 1/2 में से माइनस करेंगे 1, तो -1/2 बचेगा, और t की पावर -1। क्या दोनों डायमेंशन सेम आ रही हैं, नहीं आ रही ना, तो ये क्या हो जाएगा, डायमेंशनली इनकरेक्ट। समझ में आया, डायमेंशनली इनकरेक्ट है। चलो कुछ और क्वेश्चंस करते हैं हम। क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो वेलोसिटी है वो इक्वल है किसके, प्रेशर अपॉन एक्स के, और फाइंड द डायमेंशन ऑफ एक्स। फाइंड डायमेंशन ऑफ एक्स, एक्स की डायमेंशन फाइंड करनी है। ये फॉर्मूला दिया हुआ है, वेलोसिटी इक्वल्स टू प्रेशर अपॉन एक्स। तो वेलोसिटी की डायमेंशन क्या हो जाएगी, LT-1। प्रेशर क्या हो जाएगी, देखो क्या होता है प्रेशर, प्रेशर होता है क्या, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की क्या होती है, ml-t-2, और एरिया की क्या होती है, L2। तो ऊपर 1 है, नीचे 2 है, 1 में से 2 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा नहीं, तो डायमेंशन ये आएगी ml-1t-2। सही है। अब जरा x की डायमेंशन हमको निकालनी है, यहां से x की डायमेंशन निकालनी है, तो x को एक तरफ रखना पड़ेगा, बाकी सबको दूसरी तरफ रखना पड़ेगा। देखो ये अंडर रूट लगा हुआ है, अंडर रूट इधर जाएगा दूसरी तरफ, तो क्या लगेगा उधर, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, वेलोसिटी का स्क्वायर इक्वल्स टू प्रेशर अपॉन एक्स। इस वाले अंडर रूट को जब हमने इधर भेजा तो ये स्क्वायर में चला गया, तो यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, p अपॉन वेलोसिटी का स्क्वायर। दोनों तरफ डायमेंशन रख दो, प्रेशर की क्या हो जाएगी, ml-1t-2, और वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, lt-1। तो यहाँ से x की डायमेंशन निकालो। देखो यहाँ l की पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो l की पावर -1 हो जाएगा, और -1 कितना हो जाएगा, -2। यहाँ t की पावर -2 है, ये -1 है, ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा, और -2 में से +1 गया तो कितना बचा, अरे समझ में आया। चलो प्रेशर की डायमेंशन याद रखना, अगले क्वेश्चन में काम आएगी। अगला क्वेश्चन है
फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ गैस कांस्टेंट। चलो लिख देता हूं। into volume upon temperature. क्या? Pressure into volume upon temperature. प्रेशर इंटू वॉल्यूम Upon अपॉन टेम्परेचर। temperature. हाँ, लिखवाया था क्या तुम्हें ये? गैस कांस्टेंट, देखो गैस कांस्टेंट की एक इक्वेशन होती है, और फिजिक्स में भी पढ़ेंगे हम, केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे। पीवी इक्वल्स टू एन आर टी। एक इक्वेशन होती है फॉर आइडियल गैस। आइडियल गैस के लिए एक इक्वेशन, वैसे तो चैप्टर में पढ़ेंगे। पीवी इक्वल्स टू एन आर टी। यहाँ पे पी क्या है? पी होता है इसमें प्रेशर, वी होता है इसमें वॉल्यूम, एन होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ गैस, आर होता है यहाँ पे गैस कांस्टेंट, और टी होता है यहाँ पर टेम्परेचर। सही है। तो यहाँ पे देखो एन जो है ये क्या है? ये तो नंबर है ना, तो एन की तो कोई भी डायमेंशन नहीं होती, किसी भी नंबर की कोई भी डायमेंशन नहीं होती। तो हमें डायमेंशन किसकी निकालनी है? आर की। तो आर की डायमेंशन के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? टी को इधर भेज देंगे, तो टी अपॉन में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? पीबी अपॉन टी। यही फॉर्मूला तुम बता रहे थे, सही है। अब जरा इनकी डायमेंशन रखो यहाँ पे, और डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करो क्या होगा। तो ये टेम्परेचर को तो थीटा मानते हैं ना? टेम्परेचर की डायमेंशन, हाँ थीटा, या फिर हम के भी लिख सकते हैं, तुम्हारी इच्छा है, कुछ भी लिख दो। देखो हमने तीनों की डायमेंशन लग दी, ये रही प्रेशर की, ये रही वॉल्यूम की, और नीचे टेम्परेचर की। सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ एल की पावर -1 है, यहाँ एल की पावर 3 है, तो 3 - 1 कितना बचा? 2, और टी की पावर -2 अपॉन में चल रहा है थीटा, और थीटा को ऊपर लेकर के जाएंगे तो क्या हो जाएगा? की पावर -1। सही है। ये हो गई गैस कांस्टेंट की डायमेंशन। समझ में आया? बस फर्स्ट चैप्टर इतना ही सिंपल है। चलो कुछ पुराना तुमसे पूछ लिया जाए, कितना याद है। क्वेश्चन लिख रहा हूं, लास्ट क्वेश्चन है, फिर बस कुछ टर्म्स देख लेंगे डायमेंशन की जो हमें याद रखनी पड़ेंगी। सिग्निफिकेंट फिगर्स बतानी है। याद है? भूल गए? क्या होती हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स? 0.007 मीटर स्क्वायर। पहले मैं लिख देता हूं टोटल ना, 2.64 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। तीसरा है 0.2370 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। फोर्थ है 6.320 जूल। फिफ्थ है 6.032 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
और लास्ट है ये 0.00060032। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। जरा इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स बताओ, सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी होंगी। पहले वाले में सिग्निफिकेंट फिगर्स बताओ कितनी होंगी। 3। सिग्निफिकेंट फिगर में एक रूल बताया था कि जो भी जीरो किसी भी नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में होते हैं तो वो काउंट नहीं होते। सही है। इतनी जल्दी भूल गए सिग्निफिकेंट फिगर्स का कॉन्सेप्ट। तो देखो ये वाले जीरो काउंट नहीं होंगे। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, ओनली 1। इसमें बताओ सिग्निफिकेंट फिगर। पहले सुनियो, हाँ, इधर तो जीरो जीरो के इधर पॉइंट है। जीरो के इधर पॉइंट देखो, मैंने रूल बताए थे। चलो इसमें होंगे, मैं रूल दिखा देता हूँ तुम्हें। सिग्निफिकेंट फिगर्स कहाँ है। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। कहाँ गया रूल, ये रहा रूल। रूल नंबर 4 देखो, zeros to the right of the decimal point and to the left of a non-zero digit are not significant। यहाँ पे 0.005 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये नॉन जीरो डिजिट है, इसके लेफ्ट में जितनी भी डिजिट्स होंगी ये सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होंगी। ये वाली क्लास देखी थी, देखना इस क्लास को। तो यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगी वो कितनी हो जाएगी, ओनली 1। दूसरे वाले में सिग्निफिकेंट फिगर बताओ कितनी हो जाएंगी। दूसरे वाले में तो सारी की सारी नॉन जीरो डिजिट है, तो 1 2 3। जरा इसमें सिग्निफिकेंट फिगर बताओ कितनी होगी। 3। 4 कैसे होंगी 4। भैया, हाँ, आपने बोला था कि मतलब जितनी मतलब जैसे कोई नंबर है और अगर उसकी यूनिट लिखी हुई है तो मतलब हाँ। सारे वर्ड काउंट होते हैं। देखो अगर कोई भी नंबर है उसकी यूनिट लिखी हुई है तो लास्ट में जितने भी जीरो होंगे वो काउंट होंगे। लेकिन यहाँ पे भी था यूनिट लिखी हुई, लेकिन ये जीरो पहले थे, ये काउंट नहीं होंगे, लास्ट वाले जीरो काउंट होंगे। सही है। तो यहाँ पे यूनिट लिखी हुई है तो लास्ट वाले जीरो काउंट होंगे 1 2 3 4। सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है यहाँ पर, 4। यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर बताओ कितनी हो जाएंगी, 4। यहाँ भी 4 हो जाएंगी। सही है, क्योंकि यूनिट लिखी हुई है जूल, तो ये सारी काउंट होंगी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो जाएंगी, यहाँ भी 4 हो जाएंगी। यहाँ बताओ कितनी होंगी सिग्निफिकेंट फिगर्स, यहाँ भी 4 होंगी, क्योंकि ये शुरू वाले जीरो काउंट नहीं होंगे, लास्ट वाले डिजिट्स काउंट होंगी। तो ये समझ में आया सिग्निफिकेंट फिगर्स। चलो अब देखो कुछ डायमेंशनल एनालिसिस की लिमिटेशंस देख लेते हैं कि जो डायमेंशन हमने पढ़ी थी उनकी क्या क्या लिमिटेशंस होती है। सही है, इसमें सारी तुम्हें पता है, बस मैं एक बार बता रहा हूं तुमको। मैंने बीच में सारी की सारी बता दी थी। देखो ये दिया हुआ है कि इफ डायमेंशंस आर गिवन, एक मिनट में कलर चेंज कर लेता हूं। ये दिया हुआ है इफ डायमेंशंस आर गिविंग फिजिकल क्वांटिटीज मे नॉट बी यूनिक एज मैनी फिजिकल क्वांटिटीज हैव सेम डायमेंशन। अगर किसी भी चीज की डायमेंशन गिवन है तो हम ये नहीं बता सकते कि वो किसकी डायमेंशन हो सकती है ना। जैसे कि बहुत सारी फिजिकल यूनिट्स की डायमेंशन सेम होती हैं। जैसे मान लो अगर ये डायमेंशन दे दी ml2 t-2, तो क्या हम बता सकते हैं ये किसकी डायमेंशन है। अरे ये तो वर्क की भी होती है, ये काइनेटिक एनर्जी की भी होती है, ये पोटेंशियल एनर्जी की भी होती है, सारी एनर्जी की होती है। तो बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन सेम होती है। तो पहला लिमिटेशन समझ में आया कि हम डायमेंशन को देख के ये नहीं बता सकते ये किस फिजिकल क्वांटिटी की है। सही है। चलो दूसरा,
जो न्यूमेरिकल कांस्टेंट होते हैं उनकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती। जैसे 1/2 एक न्यूमेरिकल कांस्टेंट है ना, e की पावर x भी एक कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, इनकी डायमेंशन नहीं होती और इनकी डायमेंशन को हम किसी भी मेथड से नहीं निकाल सकते। समझ में आया? The method of dimension cannot be used to derive relations other than product of power function. देखो, हम डायमेंशन से ऐसे कोई भी फॉर्मूले नहीं बना सकते हैं जिन फॉर्मूले में पावर फंक्शन से अलग यूज होता हो। जैसे कि ये फॉर्मूला है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो हम इस फॉर्मूले को डायमेंशन का यूज करके नहीं बना सकते क्योंकि यहाँ पर प्लस या माइनस का साइन आ गया है। ऐसे फॉर्मूले को हम डायमेंशन से डिराइव नहीं कर सकते। समझ में आया? चलो, लेकिन इन फॉर्मूले में हम डायमेंशनली करेक्ट या इनकरेक्ट चेक कर सकते हैं, ये ध्यान रखना। हाउएवर डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ दीज कैन बी चेक्ड। समझ में आया? हम केवल वही फॉर्मूले ड्राइव कर सकते हैं जो केवल पावर पर डिपेंड होते हैं। पावर पर डिपेंड जैसे F इक्वल्स टू एम ए हो गया, यहाँ पे केवल इन दो का प्रोडक्ट हो रहा है ना। F इक्वल्स टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर हो गया, यहाँ पे कहीं भी प्लस माइनस का साइन नहीं आ रहा है ना। जिन फॉर्मूले में प्लस माइनस का साइन आ जाएगा हम उनको ड्राइव नहीं कर सकते। समझ में आया? सेकंड वाला रूल बताना सर। सेकंड वाला, ये वाला, किसी भी न्यूमेरिकल कांस्टेंट की कोई भी डायमेंशन नहीं हो सकती। मैंने बताया था, कोई भी नंबर हो, कोई भी कांस्टेंट हो, कोई डायमेंशन नहीं होती उसकी। 1 2 3 4 कुछ भी हो, कोई भी डायमेंशन नहीं होती। चलो अगला, द मेथड ऑफ डायमेंशन कैन नॉट बी अप्लाइड टू ड्राइव फॉर्मूला इफ ए फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटीज। अगर कोई भी क्वांटिटी 3 फिजिकल क्वांटिटी से ज्यादा पर डिपेंड कर रही है तो हम उसका फॉर्मूला भी ड्राइव नहीं कर सकते। जैसे एक ये फॉर्मूला है t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम जी एल। यहाँ पर जो t है ये किस किस पर डिपेंड कर रहा है? एक तो i पर, एक m पर, एक g पर और एक l पर। यहाँ पर मानेंगे हम कि ये a b c d इनकी पावर्स पर डिपेंड है। तो यहाँ पे कितनी यूनिट्स हो गई? देखो 1 2 3 और 4 फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड हो गया ना, मतलब मोर देन 3 क्वांटिटीज पर। तो हम इसको ड्राइव नहीं कर सकते। हमने पीछे जितने भी ड्राइव करे होंगे वो ऐसे होंगे या तो 3 या लेस देन 3 पर डिपेंड कर रहे होंगे। समझ में आया? चलो लास्ट, if a physical quantity depends on 3 physical quantities out of which 2 have same dimensions, the formula cannot be derived by theory of dimensions. अब ये भी ध्यान रखना कि अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी किसी 3 क्वांटिटी पर डिपेंड है, सही, और उनमें से 2 फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन सेम है, तब भी हम उसके फॉर्मूले को ड्राइव नहीं कर सकते। सही, जैसे ये एक फॉर्मूला है d अपॉन एल स्क्वायर इंटू वी। यहां पर जो d है और l है इनकी डायमेंशन सेम है, 2 की डायमेंशन सेम है, तो यहां पर हम इस फॉर्मूले को भी ड्राइव नहीं कर सकते। इतना ध्यान रखना, अगर किसी भी 2 फिजिकल क्वांटिटी की सेम डायमेंशन होगी तब भी हम उस फॉर्मूले को ड्राइव नहीं कर सकते। एक बार फिर से बता देता हूं मैं पहले से। हम किसी भी डायमेंशनल फॉर्मूला को देख के ये नहीं बता सकते कि किसका है, क्योंकि सेम डायमेंशन एक से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी की हो सकती है। दूसरा, न्यूमेरिकल वैल्यू की या कांस्टेंट वैल्यू की कोई भी डायमेंशन नहीं होती। जो फंक्शन पावर फंक्शन पर डिपेंड नहीं होते उनको हम ड्राइव नहीं कर सकते। सही है? या जिन भी इक्वेशन में प्लस माइनस का साइन आ जाता है उनको हम ड्राइव नहीं कर सकते। चौथा है इसका, अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मोर देन 3 क्वांटिटी पर डिपेंड हो रही है तब भी हम उसका फॉर्मूला ड्राइव नहीं कर सकते। और पांचवा है इसका, अगर कोई भी क्वांटिटी 3 फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड है
लेकिन उन तीन फिजिकल क्वांटिटी में से भी दो की डायमेंशन सेम है, तब भी हम उस फॉर्मूले को ड्राइव नहीं कर सकते। समझ में आया? ये क्या है? ये है लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन, डायमेंशन की लिमिटेशन। यहां तक कोई दिक्कत? देखो चैप्टर हो गया है अपना फिनिश, कंप्लीट पूरी तरह से। मैंने जितने क्वेश्चंस कराने थे मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं इसमें। इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करना। तुम्हें क्लास में एक दो क्वेश्चन और एक्स्ट्रा कराए जाएंगे, वैसे वो हैं मेरे पास जो तुम्हें कराए जाएंगे, लेकिन वो तुम्हें खुद से करने हैं, तभी तुम्हें ये चैप्टर और अच्छे से आएगा। इस चैप्टर में कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लो अभी।